नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत विषय के अंदर जहाँ से प्रश्न हमारे बनते हैं, संस्कृत के अंदर व्याख्या हिंदी में और संस्कृत में ये दोनों प्रकार की हमारी आएगी, पदखंड से और गदखंड से। लेकिन हमें उसको कैसे करना है एग्जाम में, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे मैंने ये पद लिखा है कि पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमनन जलम अन्न सुबासी मुड़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये हमारा श्लोक है। अब इस श्लोक का हमें अनुवाद कैसे करना है, परीक्षा में हमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, उन पॉइंटों के आधार पर ही हम इनको हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी में और संस्कृत के अंदर, दोनों के अंदर जब हम अनुवाद करेंगे तब किस प्रकार से करना है, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि वास्तव के अंदर लिखा कैसे है। एग्जामिनर लिखने की लैंग्वेज से ही अपने आप समझ जाएगा कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। तो लिखने की टेक्निक देखो कि हिंदी अनुवाद करते वक्त हम किस प्रकार से इसमें करेंगे। तो देखो, ये हमारा सबसे पहले क्या है, श्लोक है। अब इस श्लोक का हमें हिंदी अनुवाद करना है। अब हिंदी अनुवाद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अन्वय करना पड़ेगा। अब अन्वय किसे कहते हैं, अन्वय का अर्थ होता है उसके संधि में टुकड़े करना, उसको थोड़ा विस्तार से लिखकर और जमाना। अब उसको कैसे जमाना है, तो देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है पृथिव्या, पृथिव्या के कोई टुकड़े नहीं होंगे, इसलिए पृथिव्याम होगा। आगे देखो त्रीणी, त्रीणी का त्रीणी ही रहेगा। यहाँ रत्नानी है तो रत्नानी ही रहेगा। इसके आगे हम संधि लगा सकते हैं। तो ये हमारा वाक्य हो गया, पृथ्वी पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि संति। आगे देखिए कि जल मन्नम सुभाषितानि। अब यहाँ पर इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं, जल से तो जल बन जाएगा जलम। अब इस महलंत हो गया तो यहाँ पे अ निकल गया तो अ से बन गया अन्न। तो इन दोनों का समावेश क्या हो गया, जल मन्न। तो इस म के अंदर से अ को निकाल दिया गया है, तो इससे तो हो गया जलम और इससे हो गया अन्न। सुभाषित है तो सुभाषित का सुभाषितम च हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद में यहाँ पर मूढ़े, तो यहाँ पे मूढ़े का मूढ़े ही आ गया। यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ विसर्ग नहीं है। आगे देखिए, पाषाण खंडेषु को अलग अलग भागों में रख दिया गया है, पाषाण और खंडेषु। समझ में आया, पाषाण और खंडेषु। आगे देखिए, रत्न संज्ञा और विधीयते, रत्न संज्ञा विधीयते। इस प्रकार से हमने इसको अन्वय में जमा लिया। इसके बाद में सेकंड नंबर पे हमें कठिन शब्दार्थ लिखने हैं। क्या लिखने हैं, कठिन शब्द। अब कठिन शब्दार्थ बच्चों, जब तक हमें मीनिंग्स याद नहीं होंगे, जब तक हम अनुवाद नहीं कर सकते। अनुवाद करने के लिए हमें मीनिंग्स को याद करना बहुत जरूरी है। देखो कैसे, पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, मूढ़े यानी मूर्खजन, और पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़े। पाषाण यानी पत्थर, खंडेषु यानी टुकड़े। रत्न संज्ञा विधीयते यानी रत्न नाम दिया गया, विधीयते यानी दिया गया, रत्न संज्ञा यानी रत्न का नाम दिया गया। आगे देखिए, इसके बाद में तीसरा पॉइंट आएगा हमारा सप्रसंग। सप्रसंग के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ये जो दो लाइन लिखी है ये बिल्कुल सेम है। इसमें हमें सिर्फ ओनली पार्ट को ही चेंज करना है। जो श्लोक हमारे आएगा उसी पार्ट को नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 की स्पंदना के पाठ 10 सुभाषितानि से लिया गया है। इसके बाद देखो, ये तो हो गया संदर्भ, और इसके बाद जो प्रसंग है उसमें क्या लिखा गया है कि इस श्लोक में पृथ्वी पर जल, अन्न एवं सुभाषित, इन तीनों को ही रत्न बताते हुए कहा गया है कि, यानी कि तीन रत्न, इस श्लोक में तीन रत्न बताए गए हैं। सबसे पहले तो है जल, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अन्न, अन्न के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। और अच्छे सुभाषित, सुभाषित यानी अच्छे वचन सुनने पर ही हम क्या होंगे, हमारे पास ये तीनों रत्न होने चाहिए। अच्छे, एक तो जल, अन्न और सुभाषित, अच्छे वचन होने चाहिए। अच्छे वचन होंगे जभी, ठीक है। अब आगे देखिए, देखो बच्चों, इसके बाद में चौथे नंबर पे है हमारे व्याख्या। इससे पहले हमने सबसे पहले अन्वय किया श्लोक का, उसके बाद में फिर कठिन शब्दार्थ लिखे, और उसके बाद में फिर हमने सप्रसंग की। उसके बाद में सप्रसंग के बाद में देखिए व्याख्या। व्याख्या में हमें क्या करना है, व्याख्या के अंदर जो ये हमारा श्लोक है, इस श्लोक का अनुवाद हमें व्याख्या के अंदर लिखना है।
श्लोक का अर्थ क्या होगा? पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुवासी मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अनुवाद हमें व्याख्या के अंदर करना है, तो इसका अनुवाद क्या होगा? पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। अब वो 3 रत्न कौन से माने गए हैं? जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया जाता है। यानी कि इस श्लोक में ये बताया गया है पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। 3 रत्न कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट होता है जल, फिर उसके बाद में अन्न और एक दूसरा सुभाषितानी। अन्न और जल के बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन सुभाषितानी यानी कि अच्छे, अगर हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, अच्छी शिक्षा हमें नहीं मिलेगी, तो हम इस संसार सागर को हम पार भी नहीं कर सकते। इसलिए उसका होना भी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर मूर्खों के बारे में भी कहा गया है। जो विद्वान होगा वो सुभाषितानी शब्दों को पढ़ेगा, लेकिन जो मूर्ख होगा तो मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न नाम दिया जाता है। यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, वो पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न मान लेते हैं। इसलिए हमारा तो ज्ञानी का सबसे अच्छा रत्न क्या माना गया है? सुभाषितानी। और जल अन्न से तो कई ग्रहण करके जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन सुभाषितानी यानी कि अच्छे वचन जो सुनेगा, जो समझेगा, जो ज्ञानी होगा, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ये बताया गया है अपने श्लोक में। इसके बाद देखो अगला, ये सब 4 के बाद जो हमारा 5वां पॉइंट है वो विशेष का है। विशेष में क्या करना है? जितनी भी ये चीजें हमारी इस श्लोक में है वो क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषता इसमें लिखना हमें आवश्यक है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि भाषा सरल सुबोध है। भाषा वाक्य के अंदर सरल सुबोध है जो हमारे समझ में आ रही है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि सुभाषितानी को रत्न की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर जल, अन्न, सुभाषितानी को संज्ञा दी। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है 3रे नंबर पे कि 3 चीज हो गए, जल, अन्न और सुभाषितानी। इन तीनों को किसकी संज्ञा दी गई है? रत्नों की संज्ञा दी गई है। रत्नों की संज्ञा दी गई है। तो ये तीनों इसके अंदर विशेष इंपॉर्टेंट हो गए। तो हमें जब भी अनुवाद करना है हमें 5 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले अन्वय, ठीक है ना? ओके, ठीक है।